हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। अब पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी के पीवाईक्यूज जो पिछले सालों में नीट और जेई के एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो बच्चों आगे डिस्कस करते हैं पीवाईक्यूज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, अभिक्रिया A प्लस बी गिव्स उत्पाद के लिए यह प्रेक्षित किया गया है कि माना A की प्रारंभिक सांद्रता दुगनी करने पर अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है। अब देखो, या तो डायरेक्ट कर लो है ना, या इक्वेशन बना के कर लो। वैसे तो सिंपल ही, अगर मैं A की सांद्रता को दुगनी कर रही हूँ, अभिक्रिया वेग दुगना हो रहा है, मतलब अभिक्रिया वेग A की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। और अगर आपको दिक्कत आती है तो आप क्या करो, इक्वेशन बना लो। तो हम पहली समीकरण बनाते भी इस तरह से होना चाहिए, अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू K और A इसकी कोटि हम मान लेते हैं P और B इसकी कोटि भी हम मान लेते हैं Q। ठीक है। अब बच्चों आपने कहा कि अगर हम क्या करें, A की सांद्रता को दुगना करें, यानी A की जगह हमने 2A कर दिया, B को तो हमने बदला ही नहीं, तो बच्चों अभिक्रिया वेग दुगना हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब ऐसा करो, इक्वेशन 2/1 कर दो। ठीक है, वैसे तो देखो डायरेक्ट आंसर है तुम्हारे पास कि मैं A की कंसंट्रेशन डबल कर रही हूँ, वेग दुगना हो रहा है, तो 2 का आंसर 2 कब होगा, जब सांद्रता की पावर 1 होगी, यानी 2 की पावर 1 होगी तो आंसर दुगना हो जाएगा। नहीं तो ऐसे कर लो। तो बच्चों अभिक्रिया वेग कैंसिल, K कैंसिल, A की पावर P कैंसिल, B की पावर Q कैंसिल, तो तुम्हारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है 2 इक्वल्स टू 2 की पावर P। तो बच्चों 2 यानी 2 की पावर 1 है, इसका मतलब P का मान तुम्हारे पास 1 आ गया, और डायरेक्ट भी यही आ रहा था, यानी A के सापेक्ष जो कोटि है वो तो 1 है। अब देखो A तथा B दोनों की प्रारंभिक सांद्रता दुगनी कर दे तो अभिक्रिया दर में 8 गुना परिवर्तन होता है, मतलब वेग 8 गुना हो जाता है। तो मैं एक और समीकरण बना लेती हूँ कि अभिक्रिया वेग जो है वो 8 गुना हो गया जब मैंने A की सांद्रता दुगनी की, और बच्चों मैंने B की सांद्रता भी क्या कर दी, दुगनी कर दी। ठीक है, ये आपका समीकरण 3। अब क्या करो, समीकरण 3 और 1 को डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। समीकरण बनाना तो आ गया, वेग 8 गुना हो गया जब आपने A को भी दुगना कर दिया और B को भी दुगना कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ 8 इंटू वेग अपॉन वेग, तो 8 आ गया। ठीक है, A की पावर P कैंसिल, 2 की पावर क्या आया, तो हम कहेंगे 2 की पावर तो आया P, और इधर से क्या आया 2 की पावर Q। ठीक है बच्चों, यहां तक पहुंच गए। अब मुझे बताओ P की वैल्यू तो हमें पता है ना 1, P की वैल्यू कितनी है 1, तो मैं यहाँ पे 1 रख देती हूँ, तो मेरे पास आ गया 8/2 इक्वल्स टू 2 की पावर Q। तो बच्चों यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 8/2 यानी 4 इक्वल्स टू 2 की पावर Q, और 4 को लिख दो 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 2 की पावर Q। तो Q का मान हो गया 2। तो A के सापेक्ष तो कोटि है 1 और B के सापेक्ष कोटि क्या है 2। और वैसे कर सकते थे, डायरेक्ट करना था तो भाई अगर मैं दोनों की सांद्रता दुगनी कर रही हूँ तो वेग 8 गुना हो रहा है, तो बच्चों A की सांद्रता दुगनी करने पे वेग दुगना तो हो ही रहा था। अब तुम कह रहे हो 8 गुना हो रहा है, तो 8 गुना मतलब 2 इंटू 4 है ना, तो 2 तो A की वजह से हो गया था और 4 गुना किसकी वजह से हुआ, B की वजह से। तो B की सांद्रता दुगनी करी, वेग 4 गुना हो गया, यानी कि B की पावर कितना रखना चाहिए 2 की पावर 2 पे आंसर 4 आ जाएगा। डायरेक्ट कर लेते। ठीक है, तो इस बार आपका आंसर बैठेगा A की पावर 1 और B की पावर 2, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अभिक्रिया BrO3 माइनस ब्रोमेट आयन प्लस 5Br माइनस प्लस 6H आयन गिव्स 3Br2 प्लस 3H2 में ब्रोमीन के प्रोटोनीकरण की दर ब्रोमाइड आयनों के लुप्त होने की दर से निम्न प्रकार संबंधित है। तो आपके पास ये एक सिंपल इक्वेशन है, आपको Br2 और Br माइनस के बीच में रिलेशन बताना। तो हम पूरा नहीं लिखें और हम सीधा लिखें अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू, तो देखो Br माइनस हमारे हर ऑप्शन में है और Br2 है,
तो हम Br माइनस और Br2 को ही सर्च करेंगे। तो बच्चों Br माइनस तो क्रिया कारक है, क्रिया कारक है तो साइन नेगेटिव है ना, छोटी छोटी बातें मेंशन करेंगे तो साइन नेगेटिव, और स्टोइकियोमेट्री होता है उसको 1 अपॉन कर देते, तो 1/5 और हम कहेंगे dBr माइनस अपॉन dt इक्वल्स टू, अब Br2 के रिस्पेक्ट में लिख देते, तो बच्चों Br2 तो प्रोडक्ट है और 3 है तो हम कहेंगे 1/3 कर दो, ठीक है, और dBr2 अपॉन dt। बस अब सॉल्व कर लो, क्या पूछा है, सब जगह dBr2 है ना, तो Br2 को सेट कर लेते हैं, इसको dBr2 बाय dt कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया dBr2 बाय dt, 3 इधर ले जाओगे तो 3/5 हो जाएगा, साइन नेगेटिव है ना, साइन में गड़बड़ मत करना, तो 3/5 dBr माइनस बाय dt। होता क्या है, क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लगता है कि हाँ ये तो क्या है, आराम से हो जाएगा, बट इसमें गलतियां ज्यादा होती है, प्लस माइनस करना भूल जाओगे, ऑप्शन भी एक जैसे होते हैं 3/5 5/3, तो फिर मिसमैच हो जाएगा। अब ऐसा आंसर ढूंढो जहां Br माइनस बाय dt जो है वो मतलब ब्रोमाइड आयन की सांद्रता में परिवर्तन जो है वो नेगेटिव हो, तो Br माइनस बाय dt देखो ये तो प्लस है, गया, फिर ये 5/3 है, तुम्हें 3/5 चाहिए, फिर गया, फिर ये नेगेटिव तो है लेकिन 5/3 है, तो मुझे तो 3/5 भी चाहिए और साइन नेगेटिव चाहिए जो कि यहाँ मैच हो रहा है, ठीक है। तो इस बार करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 1386 सेकेंड है, यानी आपके पास है t½ इक्वल्स टू 1386 सेकेंड्स, ठीक है। उस अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक यानी तुमसे k पूछा है, अब छोटी सी तो बात है, k इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला, तो हम कहेंगे 0.693 डिवाइडेड बाय t², तो बच्चों 0.693 डिवाइडेड बाय 3½ 1386। अब ध्यान रखना ऑप्शन सारे सेम है, तो एग्जामिनर को पता है तुम्हें फॉर्मूला आता होगा और तुम सही भी कर लोगे, है ना, लेकिन वो तुम्हारी मैथ्स चेक करना चाह रहा है, ठीक है, मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहा है, उससे तुम्हें जज कर रहा है कि क्या तुम कैलकुलेशन बिगाड़ते तो नहीं हो। तो सॉल्व करने बैठोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास 0.0005, ठीक है, 0.0005, यानी ऐसा कोई ऑप्शन तुम्हारे पास है ही नहीं। अब मुझे बताओ 5 × 10⁻², तो 0.05 हुआ, 5 × 10⁻³ तो 0.005 हुआ, ठीक है, 0.5 × 10⁻², तो बच्चों ये 0.00 और 5 हुआ, सेम ही तो हुआ ये दोनों, और 0.5 × 10⁻³ ऐसा लिख दो इसको, देखो कितने जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, तो 10⁻³ के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो 10⁻³ और 5/10 अभी भी बाकी है, तो 0.5 कर देती हूँ, ठीक है, और यूनिट है इसका समय इनवर्स यानी सेकेंड इनवर्स। तो इस बार तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। अब नेक्स्ट, अब बेटा बच्चों देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, देख के तुम्हें लगेगा अरे इतना भारी भरकम क्वेश्चन है, बट है सिंपल लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा मतलब स्मार्ट क्वेश्चन है, इस तरह से मान लो। देखो आपके पास है अम्लीय विलयन एसिडिक सॉल्यूशन है, एसीटोन के ब्रोमीनीकरण को निम्न समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। ये एसीटोन है, रिएक्शन ब्रोमीन से कराई, ब्रोमो एसीटोन बना, एच बना, ब्रोमाइड आयन बना। फिर दिए हुए अभिक्रिया सांद्रताओं के लिए गतिक आंकड़े आपके पास डेटा भी है। अब हम हर बार क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई जिसकी सांद्रता बदली उसके हिसाब से वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं, चेक कर लेते। तो देखो समीकरण 1 और 2 है ना, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ और इसको इक्वेशन 2 मान लेती हूँ। तो बच्चों 1 और 2 से तुम्हें क्या देखने को मिला, है ना, समीकरण बोल दो या प्रयोग बोल दो, एक्सपेरिमेंट बोल दो कि एक्सपेरिमेंट 1 और 2 से तुम्हें देखने को क्या मिला। तो हमने कहा देखो भाई ये एसीटोन कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है, इसको बदला है, ये कांस्टेंट है। अब ब्रोमीन की सांद्रता दुगनी करी है ना, 0.05 से कितनी कर दी, 0.10, मतलब 5 का 10 कर दिया, ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ यहाँ सांद्रता दुगनी करी, लेकिन ध्यान से देखो वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी इसको हमने चेंज किया पर वहां तो कोई चेंज आया ही नहीं। तो इसका मतलब कि भाई ब्रोमीन की सांद्रता पे वेग निर्भर करता ही नहीं है, क्योंकि तुमने ब्रोमीन को चेंज किया है।
है ना, चेंज तो किया है ना, 5 का 10 दुगना किया, तो थोड़ा सा चेंज आया, तो नहीं बिल्कुल ही नहीं, वही आंसर है। तो इसका मतलब ब्रोमीन की सांद्रता पर वेग निर्भर नहीं करता है। अब टाइम नहीं है तो वैसे ही चेक कर लो, ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें ब्रोमीन नहीं होना चाहिए या ब्रोमीन की पावर 0 होनी चाहिए। तो तुम कहोगे ऐसा पहला, दूसरा और चौथा तो वैसे ही गलत हो गया, इन तीनों में तो ब्रोमीन है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो बचा ये एक आंसर, उसको टिक करे आना, और पूरा चेक करना है तो पूरा चेक कर लेते हैं। अभी देखो थर्ड एक्सपेरिमेंट में जाते हैं, है ना, सेकेंड और थर्ड में जाते हैं। चलो तो बच्चों सेकेंड और थर्ड में देखने को क्या मिला कि ब्रोमीन को तो नहीं छेड़ा, लेकिन HIN 5 का 10 दुगना कर दिया ना 0.05 का, तो भाई दुगना किया तो वेग, तो 5.7 की जगह 1.2, अच्छा 10 की पावर -4 मतलब 12 हो गया, 10 की पावर -5 में ले लूं, है ना, तो क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, तो ये 12 हो गया। तो 5.7 से वेग 12 हो गया, तो 5 का दुगना 10 और 0.7 का 1.4, यानी 11.4 तो हो ही जाता। तो मैं कह रही हूँ लगभग दुगना मान लेती हूँ, एग्जैक्ट तो नहीं बट लगभग दुगना तो हो गया, क्योंकि प्रैक्टिकल डेटा है ना, एक्यूरेसी आना थोड़ा मुश्किल है। तो जिसने भी एक्सपेरिमेंट किया तो हम कहेंगे हाँ चलो इसको दुगना किया तो वेग दुगना हुआ, यानी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक चीज और क्लियर हो गई कि अभिक्रिया वेग जो है वो HIN की सांद्रता पर भी निर्भर कर रहा है, और दुगने में आंसर दुगना आ रहा है, तो लगभग 1 मान लेती हूँ। तो ऐसा आंसर ढूंढो जिसमें Br2 तो हो ही नहीं और HIN की पावर 1। ठीक है, अब तुम्हें ले देके लग रहा है कि भाई ऑप्शन 4 ले रहे हो, तो देखो एसीटोन है ना, तो एसीटोन क्यों आ रहा है, हर बार हमने कांस्टेंट ही रखा है। फिर चेक करते हैं, तो इस बार मैं एक्सपेरिमेंट 4 में चली जाती हूँ। अब बच्चों 1 और 4 को कंपेयर करते हैं, 1 और 4 को कंपेयर करें, Br2 सेम है, ठीक है, 1 और 4 को कंपेयर कर लेते हैं बच्चों। अब देखो Br2 तो सेम ही है, इसमें चेंज करो नहीं करो कोई फर्क पड़ा नहीं। अब यहां मैंने 5 का 4 गुना, 5 चौक 20, 4 गुना कर दिया, HIN की सांद्रता 4 गुनी कर दी, तो तुम्हें लग रहा है कि अच्छा HIN सांद्रता 4 गुनी करिए तो एक 4 गुना होना चाहिए। तो बच्चों 5.7 का 4 गुना करते भी हो तो 20 और 28 है ना, तो मेरे हिसाब से 22 के आसपास आना चाहिए। 5.7 का 4 गुना करके चेक कर लो, है ना, पावर तो तुम समझ गए ना 31 है वो, 3.1 का कितना हो जाएगा 31, तो 5.7 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 22.8 आ रहा है। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि भाई अगर HIN की सांद्रता 4 गुनी करिए तो वेग 4 गुना हो जाना चाहिए, तो हम कह रहे 4 गुना तो नहीं होगा, 22 आना चाहिए था, 31 पहुंच गया। ठीक है, तो 22 का आंसर 31 हो गया, मतलब कहीं ना कहीं वेग तो बढ़ रहा है। किसकी वजह से बढ़ रहा है, तो ये चीज तो हमने डिसाइड कर ली, भाई ब्रोमीन को बदलने से तो कोई फर्क पड़ा नहीं था, तो ब्रोमीन पे तो निर्भर कर नहीं रहा, इसके समानुपाती था, लेकिन हमारा आंसर दुगने से या 4 गुने से ज्यादा आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस पे भी डिपेंड कर रहा है। कितना कर रहा है तो वो प्रैक्टिकल डेटा पूरा नहीं है, इसलिए हम कुछ कह नहीं पा रहे, बट डिपेंड जरूर कर रहा है। तो ले दे के आपका आंसर 1 बैठेगा, द इक्वल्स टू K एसीटोन की सांद्रता और Br2 की सांद्रता। समीकरण 1 और 4 की अगर हम तुलना कर लें तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा रियलाइज होता है कि भाई वेग जो है वो एसीटोन की सांद्रता पर डिपेंड तो कर रहा है, कितना कर रहा है वो क्लियर नहीं पर कर रहा है। ठीक है, तो निर्भर कर रहा है ना, और ये तो आपका आंसर जो है, मैंने कहा था पहले भी थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ऑप्शन 4 इज द नो, ऑप्शन 4 नहीं, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि Br2 पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना था जब Br2 तो हो ही नहीं, तो वो तो वैसे ही गायब हो गया। तो HIN पे डिपेंड करेगा, साथ साथ में एसीटोन पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इस बार आपका करेक्ट आंसर जो है बच्चों वो है ऑप्शन 3। समझ में आ गया, HIN के समानुपाती, तो एक आंसर मिल गया HIN के समानुपाती, और एसीटोन पे भी डिपेंड करेगा। सेकंड क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहां Br2 था और हमने चेक कर लिया कि Br2 की पावर तो 0 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दो विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक। तो देखो दो अलग अलग रिएक्शन है, वेग स्थिरांक है K1 बराबर, तो पहला है 10 की पावर 60
और e टू दी पावर -2000 डिवाइडेड बाय t। और दूसरी अभिक्रिया, उसके लिए वेग स्थिरांक है k2 इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 15 और e टू दी पावर -1000 बाय। अब वो टेम्परेचर कैलकुलेट करो जब k1 की वैल्यू k2 के बराबर है, यानी k1 बराबर k2 आना चाहिए। यानी आप कहना चाह रहे हो 10 की पावर 16 e टू दी पावर -2000 अपॉन t इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 15 और e की पावर -1000 बाय t। ठीक है, तो e एक साइड कर लेते हैं, 10 की पावर एक साइड कर लेते हैं, तो e की पावर -2000 अपॉन t, इसको नीचे लिया तो e की पावर -1000 बाय t इक्वल्स टू, इसको वहां ले जाओ क्रॉस में, तो 10 टू दी पावर 15 अपॉन 10 टू दी पावर 16। सही। अब इसको सॉल्व करो तो बेस तो सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएगी, ऊपर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको यहां ले लेती हूँ, तो देखो e की पावर -2000 अपॉन t और ये ऊपर आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन t इक्वल्स टू, तो 10 की पावर 15 बट्टा 10 की पावर 16 कितना हो जाएगा, तो हम करेंगे 10 की पावर -1। ठीक है, t एलसीएम ले लो तो माइनस का 2000 और प्लस का 1000, तो बच्चों ये हो जाएगा e की पावर -1000 अपॉन t इक्वल्स टू 10 की पावर -1। कुछ नहीं है, मैथ्स लगाया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करें, ये तो e चल रहा है, ये 10 की पावर चल रहा है, तो लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो बच्चों ये हो जाएगा लॉग e टू दी बेस e। ठीक है, और पावर हो गया माइनस का 1000 अपॉन t, इधर भी लॉग ले लेते हैं, तो देखो दोनों तरफ लॉग बेस e है ना, तो लॉग बेस e 10 की पावर -1। ठीक है, अब बच्चों लॉग में पावर आगे आ जाएगी, तो मैं आगे ले लेती हूँ, माइनस का 1000 डिवाइडेड बाय t। अब बेस और वैल्यू सेम है ना, log e टू दी पावर e, आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, log e टू दी बेस e नॉट पावर, log e टू दी बेस e आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ तो भाई इसको मैं आगे कैसे लेऊंगी, तो log बेस e चल रहा है ना, तो बच्चों log बेस e चल रहा है, फिर मुझे log 10 चाहिएगा बेस e में, तो मैं क्या करती हूँ, ऐसा तो मुझे पता नहीं है, मुझे पता है log 10 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन बच्चों log 10 की वैल्यू 1 जब होती है जब बेस 10 होती है, बेस और वैल्यू सेम होती है ना, तो आंसर 1 आता है। तो मुझे इतना पता है log 10 टू दी बेस 10 की वैल्यू 1 है, log e टू दी बेस 10 इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मैंने इसको क्या किया, log 10 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 2.303 log 10। ठीक है, log 10 टू दी बेस 10 और पावर -1। अब ठीक है, अब तो बच्चों ये माइनस का 1000 अपॉन t इक्वल्स टू 2.303। अब लॉग में पावर आगे आ जाती है, तो माइनस का 1 और अब ठीक है log 10 टू दी बेस 10 इसकी वैल्यू 1 है, मैंने आपको बता दी है ना, और log e टू दी बेस e की वैल्यू भी 1 थी, है ना, log e बेस e है तो इसकी वैल्यू 1 थी। तो समझिए मैंने इसको तो कन्वर्ट नहीं किया बेस 10 में, क्योंकि इसकी वैल्यू पहले से ही 1 हो रही थी, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि इसका वैल्यू तो मुझे पता नहीं था, मुझे तो वही पता था log 10 बेस 10 का वैल्यू 1 है। समझे, थोड़ा सा ट्रिकी है। अब क्या करें, तो भाई दोनों साइड माइनस है तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखो थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो -1000 डिवाइडेड बाय t इक्वल्स टू माइनस का 2.303। तो बच्चों दोनों साइड माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो t आ गया, t इक्वल्स टू 1000 अपॉन 2.303। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या तुम्हारे पास कि t इक्वल्स टू आ जाए 1000 अपॉन 2.303, है ना, और आंसर केल्विन। ठीक है, तो अब तुम चेक कर लो, 1000 अपॉन 2.303 सही है ना, 1000 के 2000 के तो नहीं है, 2000 अपॉन ये भी नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट कर लेना, तो हम कहेंगे आंसर है 1000 अपॉन 2.303। ठीक है, कोई इश्यू नहीं, क्लियर। अब
प्रथम कोटि की अभिक्रिया A प्लस बी, A प्लस बी नहीं है, A गिव्स B है। A गिव्स B में यदि K वेग स्थिरांक है तो अभिकर्मक A की प्रारंभिक सांद्रता 0.05 m है, तो अर्धायु काल। अब प्रारंभिक सांद्रता कितनी भी हो, हमारा तो आंसर क्लियर है। फर्स्ट ऑर्डर की अगर बात हो रही है ना, तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर में प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अगर मैं बात करूं तो आपको पता है अर्धायु काल जो है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता ही। इसका फॉर्मूला तो ये था 0.693 अपॉन के, ये था। और 0.693 कहां से आया था, तो हमने पढ़ा था कि भाई 2.303 इंटू 0.3010, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। अब ऐसे ऑप्शंस मिल ही नहीं रहे, 0.693 अपॉन के तो नहीं है, 0.5 के है ना। अब ये log 2 और k और 0.5, तो मैं कहूंगी 0.5 तो आ ही नहीं सकता किसी भी सिचुएशन में, है ना। k की वैल्यू तो क्या ही रखी है, और बाकी तो प्रारंभिक सांद्रता पे तो निर्भर करता ही नहीं, तो 0.5 वाला तो वैसे ही कोई आंसर सही नहीं। अब इन दोनों में से कौन सा सही है, तो बच्चों 0.3010 तो log 2 की वैल्यू होती है ना, तो मैं कहूंगी ये तो log 2 की वैल्यू है, लेकिन बेस 10 होना चाहिए, और 2.303 हटा दूं तो बेस e हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ है log बेस e, है ना, log 2 बेस e अपॉन k, तो ठीक है, क्योंकि बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 0.303 आ जाएगा, 2.303 आ जाएगा, और log 2 की वैल्यू क्या होगी फिर बेस 10 पे 0.3010। तो एक्चुअली ये log 2 बेस e मतलब ln लिख सकते हैं शॉर्ट में, ln2 अपॉन k, इस तरह से कुछ सेट होगा। तो ऐसा कुछ मिला, तो अब हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन ln2 डिवाइडेड बाय k इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों हाइड्रोजन और आयोडीन, आयोडीन मोनोक्लोराइड, ठीक है, यानी कि H2 है, और आयोडीन मोनोक्लोराइड है यानी 2ICl है, ठीक है, कि अभिक्रिया दी जाती है। अभिक्रिया आपको इस तरह से दी है, वापस लिख देती हूँ मैं, ट्वाइस HCl प्लस I, ठीक है। तो अभिक्रिया ये है, और दोनों के सापेक्ष प्रथम कोटि है, मतलब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी कोटि एक है, यानी अभिक्रिया वेग जो है वो H2 की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, और बच्चों ICl की पावर भी 1 पे डिपेंड कर रहा है। भले ही दो अणु भाग ले रहे हैं, आणविकता ICl के रिस्पेक्ट में 2 है, लेकिन हम कहेंगे नहीं, कोटि तो ये कह रहा है 1 है। अब ये कह रहा है अभिक्रिया की 2 क्रियाविधियां दी गई है, क्रियाविधि A और क्रियाविधि B। अब पहला मैकेनिज्म तो देखो, वापस ये अभिक्रिया लिख दी, यानी इस क्रियाविधि के अनुसार ये सरल अभिक्रिया है, प्राथमिक अभिक्रिया है, क्योंकि जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है वो तो प्राथमिक अभिक्रिया होती है, और जो सरल अभिक्रिया होती है उसमें जो आपको अणु संख्यता दी हुई है और कोटि जो है वो सेम रहनी चाहिए। तो अगर ये मैकेनिज्म सही होता तो ICl की पावर 2 होना चाहिए। आयोडीन मोनोक्लोराइड के संदर्भ में, रिस्पेक्ट में कोटि 2 होनी चाहिए, क्योंकि आपने तो मैकेनिज्म एक स्टेप में दे दिया, मतलब इसका एक अणु इसके 2 अणु से टकराया और ये बन गया, है ना। तो ये एक सिंपल रिएक्शन है, तो सिंपल रिएक्शन में कोई टेंशन ही नहीं होती। सरल अभिक्रिया अगर एकाणुक है तो कोटि 1, द्विअणुक है तो कोटि 2, और त्रिअणुक है तो कोटि 3 होनी चाहिए। तो ICl की पावर 2 लिखना चाहिए, लेकिन आप तो आपके डेटा में कह रहे हो कि नहीं, इसके रिस्पेक्ट में प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, मतलब यहाँ तो आप गलत बोल गए, ये तो क्रियाविधि सही नहीं है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि दूसरी क्रियाविधि देख लेते हैं, तो भाई H2 प्लस ICl, मतलब पहले एक अणु टकराया, HCl बना और I2, और मंद लिख दिया, तो मंद आते ही मंद मंद मुस्कुराए कि भाई मंद गति का पद, धीमी गति का पद वेग निर्धारक पद होता है, और अगर वेग निर्धारक पद मिल गया तो बात ही खत्म, वेग इक्वल्स टू k H2 की पावर 1 ICl की पावर 1, दोनों हमारी मेन रिएक्शन में तो थे ही, तो हम कहेंगे हाँ, तो ये तो मैच हो गया, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, और तीव्र गति का स्टेप ये, ठीक है, इससे हमारा क्या लेना देना। अब ये क्या पूछ रहा है, उपरोक्त क्रियाविधियों में से कौन सी दी गई सूचना के आधार पर उपयुक्त होंगी या होंगी, मतलब कौन सा मैकेनिज्म सही, तो उसको तो हमने देखते ही डिस्कार्ड कर दिया, भाई तो बिल्कुल ही गलत है। तो एक ही तो ऑप्शन बचा कि दूसरी क्रियाविधि जो है, क्रियाविधि B, सिर्फ और सिर्फ क्रियाविधि B जो है इसके रिस्पेक्ट में बिल्कुल सही है, ये तो गलत हुई। तो अब आपका आंसर क्या होगा, तो हम कहेंगे मात्र B,
एकमात्र ऑप्शन है जो सही है। ए तो वैसे ही गलत था, ए भी नहीं हो सकते, नहीं ए नहीं बी, तो और बढ़िया हो जाता होता तो, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 60% 60 मिनट में पूरा हो जाता है, 60% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो बची कितनी? 60% खत्म हो गया तो 40% बच गया। तो हम ले लेते हैं, देखो R0 इक्वल्स टू 100%, तो 100% मतलब 100/100, और R मतलब शेष, बची हुई सांद्रता, भूल गए तो लिख देती हूँ। तो हम कहेंगे 60% खत्म हो गई, 40% बची, तो 40/100, तो ये तो 1 है और ये 0.4 है। तो उसी अभिक्रिया का 50% पूरा होने में लगने वाला समय, तो 50% में कहूंगी टी हाफ, लेकिन टी हाफ के लिए मुझे डायरेक्ट के की वैल्यू चाहिए, और के मैं निकाल सकती हूँ यहां से। तो भाई पहले फॉर्मूला तो याद है ना, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टाइम, कितना टाइम लगा? 60 मिनट, लॉग बेस 10, R0 तो हम देंगे 1 और R तो 0.4। ठीक है भाई, तो log 10/4 आ गया, है ना। अब 10/4 यानी कि 5/2 कर, और log 5 की वैल्यू तो यही रखी है, और log 2 की वैल्यू तो सबको ही पता है 0.3010। ठीक है, तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 60, log a अपॉन b क्या होता है? log a माइनस log b, तो log 5 माइनस log 2, तो log 5 की वैल्यू ये कह रहा है 0.69 ले लो, और log 2 की वैल्यू 0.30 ले लो, तो 2.303 डिवाइडेड बाय 60, है ना। 9 माइनस 0 आपका कितना हो गया? 9, और 6 में से 3 कम कर दोगे तो 3.39। ठीक है, अब महान नहीं बनना, इसको यही छोड़ दो, सॉल्व नहीं करना इसको। ठीक है, तो ये के हो गया, और हम कहेंगे लो मिनट इनवर्स लिख देते हैं। ठीक, अब तुम्हें चाहिए टी हाफ, तो यहां आ जाते, देखो टी हाफ का जो फॉर्मूला है वो था 0.693 अपॉन के, और खोलो उसको, तो हम कहेंगे टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 को लिखेंगे 2.303 इंटू 0.3010, और के, तो के वो रहा भाई 2.303 इंटू 60 ऊपर है क्या? 60 नीचे है, 2.303 इंटू 0.39 और 60 ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो समझे, सॉल्व नहीं किया तो फायदा ही हुआ तुम्हारे। तो टी हाफ इक्वल्स टू है भाई 60 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.39। सॉल्व तो तुम्हें करना है ना। 60 को मल्टीप्लाई करो किससे? 0.3010, ठीक है, और फिर डिवाइड करो 0.39, 46.3 मिनट्स के आसपास आएगा लगभग, है ना। तो भी ऐसा कोई ऑप्शन, तो सबसे नजदीक ऑप्शन 45 मिनट है, 46 मिनट तो आ ही रहा है। अब तुम्हें लगेगा कि नहीं एग्जैक्ट क्यों नहीं आया, तो एग्जैक्ट तब नहीं आया क्योंकि पॉइंट log 5 है ना, 0.69 रखा, 0.6990 होता है, एग्जैक्ट डेटा रखो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 0.30 रखा, 0.3010 रखा, तो मैच कर जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमें हमारा आंसर मिल गया, तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन सी। सिंपल है, 2007 में पूछा हो भाई, पीवाईक्यूज है वैसे भी कहीं ना कहीं पूछे हुए, नहीं भी लिखे हुए तो पूछे हुए। ठीक है, नेक्स्ट है 2a प्लस बी gives 3c plus d। ठीक है, 2a plus b gives 3c plus d के निम्न में से कौन सी अभिक्रिया की दर को व्यक्त नहीं करता? अच्छा, कौन सा नहीं करता वो बताए। तो पहला ऑप्शन है -1/3 dc/dt। तो 1/3 तो ठीक है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में तो प्लस आना चाहिए ना, क्योंकि ये तो उत्पाद है। बोलो, सी तो प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में माइनस कब से आता है? तो प्लस आता है। तो हम ये दो पहला ही गलत बोल रहे हो। दूसरा तो माइनस है और dv/dt तो ठीक है। तीसरा तो dd/dt तो प्रोडक्ट है और प्लस है तो भी ठीक है, और a के रिस्पेक्ट में माइनस भी ठीक है, 1/2 भी ठीक है, dA/dt भी ठीक है। तो बच्चों गड़बड़ कहाँ है?
तो हम कहेंगे फर्स्ट वाला मैच नहीं कर रहा, माइनस लगाते आपने गलत कर दिया, प्लस माइनस की गलती होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, अभिक्रिया N2 + 3H2 gives twice NH3 पे विचार कर लो। कर लिया विचार? dNH3/dt और -dH2/d2 के मध्य बराबरी कर दो, तो कर दो, सिंपल। किस किस को पूछा है? अमोनिया के रिस्पेक्ट में, तो अमोनिया प्रोडक्ट है तो प्लस, प्रोडक्ट मतलब P और प्लस मतलब P, तो प्रोडक्ट के आगे तो प्लस लगना ही है। तो मैं कहूंगी भाई पहले तो प्लस 1/2 स्टोइकियोमेट्री 1/2 होता है, और 1 स्टोइकियोमेट्री होता है नहीं, तो dNH3/dt, ठीक है। और dH2/dt के रिस्पेक्ट में बताओ, तो माइनस तो है ही, और 1/3 लिखना चाहिए मुझे, -1/3 और dH2/dt, है ना। पूरा क्यों लिखे, जो पूछा है उसी की बात करते हैं, टाइम बचता है हमारा, ठीक है। अब चलो ऑप्शन ही 3 है और टेंशन खत्म। सब में dNH3/dt है, तो मैं इस 2 को वहां सेट कर देती हूँ। तो बच्चों dNH3/dt, तो मैं कहूंगी 2 उधर ले जाओ, तो माइनस का 2/3 dH2/dt, ऐसा कुछ होना चाहिए, तो ऐसा कुछ मिला, है ना। ऑप्शन 2 सेम मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन 2। सरल है बिल्कुल। नेक्स्ट है बच्चों, दो अभिकारकों A तथा B के बीच अभिक्रिया की दर अभिकारक B की सांद्रता दुगनी करने पे 4 के गुणक से घट जाती है। अभिकारक B के संबंध में अभिक्रिया की कोटि को बताइए। अब बढ़ाने चले थे हम तो सांद्रता, और अभिक्रिया का वेग घट गया, बढ़ाने का आंसर घट गया, मतलब तो गड़बड़ हो गई, बहुत ज्यादा ही गड़बड़ हो गई। लेट मी चेक, क्या करें, ऐसे कर लो, वेग इक्वल्स टू बी की रिस्पेक्ट की बात कर रहा है, ए के बारे में तो पूछा ही नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगा भाई वेग और बी निर्भर तो कर रहा है, बढ़ना घटना तो नेचुरल है, जो है वो है ही सही, पर निर्भर तो कर रहा है ना, तो हम कहेंगे हाँ निर्भर कर रहा है। बता दो कितना निर्भर कर रहा है। तो चलो सांद्रता दोगुनी की, तो भाई तुमने प्रोपोर्शनल का साइन हटा दो, चलो कांस्टेंट लगा लेते ताकि इजी हो जाए तुम्हारे लिए। तो तुमने सांद्रता दोगुनी की, मतलब तुमने बी की जगह 2b कर दिया, ठीक है। जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ, करने की बात नहीं। तो भाई हमने सांद्रता दोगुनी की, तो वेग जो है 4 के गुणक से घट गया, तो घट गया मतलब माइनस मत करने बैठ जाना, 4 का गुणक यानी 1/4 हो गया, 4 के गुणांक से घट गया, मतलब 1/4 हो गया, तो घटा ही ना, 1/4 होना क्या होता है, घटना क्या होता है। तो हम कहेंगे यार वेग जो है वो पहले का 4 1/4 हो गया। अब समीकरण 2 में एक का भाग लगा, तो सिखाया था तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले, तो सब कट जाएगा, वेग के कट जाएगा, बी की पावर एन बी की पावर एन कट जाएगा, तो ले देके बचेगा 1/4 इक्वल्स टू 2 की पावर एन, सही है। 1/4 इक्वल्स टू 2 की पावर एन। अब 1/4 को ऐसे लिख दूं क्या, 1/2 की पावर 2 इक्वल्स टू 2 की पावर एन, ठीक। अब 2 की पावर 2 को ऊपर लाओ, तो 2 की पावर -2 हो जाएगा इक्वल्स टू 2 की पावर एन। बेस कॉमन होते हैं तो पावर बराबर होती है ना, आधार समान होते हैं तो घातें बराबर होती है, तो कोटि जो है वो -2 हो जाएगी, और कोटि तो वैसे भी प्रैक्टिकल डेटा है, पढ़ा था तुमने, है ना। तो अभिक्रिया की कोटि एक प्रैक्टिकल डेटा है, और प्रैक्टिकल डेटा है तो कोई बात नहीं, माइनस हो जाएगी। तो v के संबंध में कोटि है, तो सही उत्तर है बच्चों D-2। हम सांद्रता बढ़ाने चले थे, वेग घट गया, हो सकता है कभी कभी उल्टा हो जाता है, ठीक है। चलो अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की 0.01 सांद्रता पर एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया A gives B की गति इतनी है, अर्धायु बताओ। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, देखो अगर थ्योरी पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो पढ़ा रखा है मैंने पूरा चैप्टर, ध्यान से पढ़ना। तो अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू K और क्रिया कारक की सांद्रता की पावर कोटि, और आपने कह दिया प्रथम कोटि तो मैंने पावर 1 कर दिया। अब आप कह रहे हो अभिक्रिया की गति यानी वेग ये रहा, तो आपने दे तो दिया वैल्यू 2 × 10⁻⁵ इक्वल्स टू K पता नहीं, क्रिया कारक की सांद्रता आपने दी है ना 0.01, इस सांद्रता पे वेग इतना, ठीक है।
तो भाई k इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू दी पावर -5 अपॉन आएगा ना 0.01, तो k तो आ गया मेरे पास 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 यूनिट आएगी सेकेंड इनवर्स, या सेकेंड चल रहा है ना, तो सेकेंड इनवर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ तो बात खत्म नहीं हुई, इसने पूछा है अर्ध आयु काल टी हाफ, तो टी हाफ होता है 0.693 अपॉन के, यानी 2 इंटू 10 टू दी पावर -3, 10 टू दी पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर +3, ये सारे पॉइंट उड़ाई, ऐसे कर लो, चलो 10 टू दी पावर 3 ऐसे कर लिया, ठीक है। तो अब 693 का आधा कर लो, 346.5 सेकेंड्स है, तो ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन? 330, 200, अच्छा हाँ 347, 346 तो आ ही रहा है ना, 0.5 भी तो आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 347 सेकेंड्स। सिंपल, अच्छे क्वेश्चंस है। तुमने कितने सही किए? सारे सही किए तो बहुत बढ़िया, कोई ना कोई कंपटीशन तो निकाल के मानोगे। और गड़बड़ हुई है तो कहाँ गड़बड़ हुई है, अपनी गलतियां सुधारो, है ना, थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। कहाँ गलती की तो छोटी मोटी गलती होती है, ज्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। उन गलतियों को दूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कितने क्वेश्चन सही है, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग एंड गुड बाय।